स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मैंक। आ जाइए, आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर की सीरीज़ को पूरा करते हुए हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके थे, जो फर्स्ट बुक का 9 चैप्टर था, अर्थात लास्ट चैप्टर था। आज हम सेकंड बुक चालू करेंगे, द्वितीय बुक उसका भाग नंबर 2 चालू करेंगे, उसमें पहला चैप्टर ही चालू करेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो डिस्कशन ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसे ही आपकी पेपरों की तैयारी होती रहे। लॉकडाउन तो अभी खुला नहीं है, आप लोग स्कूल जा नहीं रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोग को क्यों ना इसी तरह पढ़ा दिया जाए। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि चैप्टर बहुत अच्छा है। अब हमें भारत में जो गतिविधियां घटी 1947 के बाद, आज़ादी के बाद जो हुआ या आज़ादी से पहले जो हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में हमें जानने को मिलेगा। और इस चैप्टर में बस आप इसकी वीडियोस को देखिए, आपको वीडियोस देखने के बाद सारा कुछ डिटेल समझ में आएगा। आप बस देखते रहिए और चीज़ों को याद करते रहिए। ये बहुत छोटा वीडियोस होता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के लाता हूँ और उसी के जरिए पूरी चैप्टर समझाने की कोशिश करता हूँ। हर बच्चे को सपोर्टिंग मटेरियल स्कूल से मिली हुई है, तो मैं उसी सपोर्टिंग मटेरियल को लेकर इसे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको पूरी डिटेल से समझ में आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए ताकि वो भी वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई कर सकें, उन्हें ट्यूशनों में हैवी फीसें ना खर्च करनी पड़े। तो आ जाइए, इन सब बातों को छोड़ते हुए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चैप्टर है पहला, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। चलिए हम ले लेते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौती। अध्याय नंबर 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। क्या क्या चुनौती थी राष्ट्र निर्माण को लेकर, देशों के पास क्या क्या चुनौतियां थी उस राष्ट्र निर्माण को लेकर, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थे राष्ट्र निर्माण को लेकर, इन सब के बारे में हम डिटेलली क्या करेंगे बात करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स को देखता हूँ। आपको पता है अंग्रेजों ने लगभग बता सकते हैं कि 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, शासन किया। जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल तक शासन किया तो अंग्रेज 14 अगस्त 1947 को वैसे तो घोषणा कर दी थी, 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान अलग हुआ था, लेकिन नहीं, 14 अगस्त से 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को, मतलब आधी रात को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन इसकी आज़ादी के साथ जनता को एक बहुत बुरा चीज़ का सामना करना पड़ा और वो था देश का विभाजन। देश का विभाजन 3 जून 1947 को हुआ था और उसी 47 में विभाजन बहुत बड़ी एक समस्या लेकर आया था सभी देशों के सामने, और उन समस्याओं को हमें धीरे धीरे करके क्या करना पड़ा था, झेलना पड़ा था। अब इन समस्याओं को झेलते हुए हम भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहते थे या एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को, प्रत्येक व्यक्ति को जो के न्याय को, अधिकार को सुना जा सके, प्रत्येक व्यक्ति की बातों को सुना जा सके, और उसके लिए हम तत्पर थे, हम काम कर रहे थे। लेकिन इस आज़ादी के साथ ही जनता जो थी भारत की, उसे देश के विभाजन का सामना करना पड़ा, अर्थात जनता को देश का विभाजन का सामना करना पड़ा। संविधान सभा के विशेष सत्र में प्रथम जो प्रधानमंत्री थे, एक तरफ आपके मोहम्मद अली जिन्ना बने और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो बने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। अब ये दोनों तरफ प्रधानमंत्री बने, तो जो सबसे पहला भाषण था प्रधानमंत्री का आज़ाद होने के बाद, उन्होंने दिया भाग्य वधु के चीर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भाषण दिया। ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जब उन्होंने भाषण दिया तो आज़ादी की लड़ाई के समय जो हमारे पास 2 बातें निकलकर सामने आई, उन पर सबकी सहमति थी। पहली बात ये थी कि जब भारत आज़ाद होगा तो उसमें लोकतांत्रिक पद्धति चलाई जाएगी, अर्थात लोकतंत्र के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और दूसरी, अगर सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी, ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम देखकर काम किया जाएगा, सिख ईसाई देखकर काम किया जाएगा, नहीं। सरकार ने कहा था कि अगर हम आज़ाद होंगे, सबसे पहली पद्धति जो बनती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए जो है वो है, हम क्या करेंगे, लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, और लोकतंत्र की पद्धति ही हमारे यहाँ भारत में चलेगी। और लोकतंत्र के साथ साथ अगर हमें आज़ादी का मौका मिला तो सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, हमारे लिए कोई अछूता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम सब पर प्रत्येक वर्गों के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। जब राष्ट्र कहना तो बहुत आसान होता है, कहना क्या होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे ही राष्ट्र आज़ाद हुआ तो राष्ट्र आज़ाद होने के साथ ही साथ उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट चुनौतियां थी। क्या क्या चुनौतियां थी? मुख्य तौर पर बोला जाता है कि 3 चुनौतियां महत्वपूर्ण थी जिनके बारे में सभी को जिक्र करना बनता था, और सभी देश इसको लेकर, जो भी आज़ाद देश थे, सभी परेशान थे। स्पेशल भारत
के सामने यही चुनौतियाँ थी। चीज़ें कहनी आसान होती है लेकिन करनी बड़ी मुश्किल होती है। सभी आज़ाद भारत, जैसे भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, और चुनौती जो थी वो 3 चुनौतियाँ थी मुख्यतः। आइए हम एक एक करके इन चुनौतियों के अध्ययनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहली चुनौती जो थी वो एकता और अखंडता की चुनौती थी। एकता और अखंडता की चुनौती में भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर। आप भी जानते हैं कि भारत अगर आकार की स्थिति में देखा जाए तो भारत कोई छोटा देश नहीं है, ये बहुत बड़ा देश है। और जब बहुत बड़ा देश है तो बहुत बड़ी संस्कृति होगी, भाषाओं में भिन्नता पाई जाएगी, रहन सहन के तरीके अलग होंगे। तभी इतनी बड़ी जनसंख्या को एकजुट करके साथ चलाना भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला था। दूसरी चीज कि चलिए विविधता को आप हैंडल कर लेंगे, एकता और अखंडता की चुनौती थी। दूसरी चुनौती जो थी वो लोकतंत्र की स्थापना के लिए थी, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना कहना बहुत आसान था, इसको करना बड़ा मुश्किल था। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है, और भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार और मतदान का अधिकार दिया जाएगा। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया, संसदीय शासन पर आधारित। और भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार है तथा मतदान का अधिकार है। समानता पर आधारित विकास, तीसरी जो चुनौती थी वो क्या थी? समानता पर आधारित विकास। इसका मतलब ऐसा था, ऐसा विकास जिसमें संपूर्ण समाज का कल्याण हो सके, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी वर्ग से हो, सबके साथ समानतापूर्ण व्यवहार हो सके, और सामाजिक रूप में वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। जितने भी इंपॉर्टेंट समुदाय हैं उनको क्या दी जाए? विशेष सुरक्षा दी जाए, विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। वंचित वर्गों को तथा धार्मिक संस्कृतियों के अल्पसंख्यकों को, समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। विभाजन की अगर हम बात करें तो देखिए, शुरुआत से ही मुस्लिम लीग जो थी वो यह मानने को तैयार नहीं थी कि भारत जो होगा वो अकेला राष्ट्र बनेगा। उसका मानना ये था कि देखो, भारत में 2 लोग रहते हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। 2 लोगों से मिलकर ही भारत बना हुआ, किसी एक व्यक्ति का भारत है नहीं। यहाँ 2 कौमों का देश है। तो इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की, जो एकदम जायज़ नहीं था। मेरा मानना खुद का है, पर्सनल मानना है, ये जायज़ नहीं था। जब देश के राष्ट्र के लोग एक थे, आज उसी पाकिस्तान के चक्कर में हमारे 3 राष्ट्र बन चुके हैं। पाकिस्तान के चक्कर में पहला बांग्लादेश बन गया, दूसरा पाकिस्तान है, और तीसरा भारत तो है ही है। पहले सिर्फ पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ, लेकिन हम भारत इतिहास के बाद अगर पलटेंगे, 1971 के बाद अगर बात करेंगे, तो उसी पाकिस्तान से एक और राष्ट्र निकल गया, बांग्लादेश। आज सारे हमारे हिस्से होते, सब हमारे प्रांत होते, तो क्या अच्छी तरह से नहीं चलता? लेकिन जिन्ना को ये लगता था कि भारतीय भारतीय शासन है वो मुस्लिमों के प्रति कभी भी उत्तरदायित्व नहीं लेगा और कभी मुस्लिमों के प्रति काम नहीं करेगा। होता है, सबके मन में कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने की इच्छा सबको मार डालती है, और उसी ने विभाजन की ओर लाकर खड़ा कर दिया। बहुत सारी बुकें हैं, जब आप अध्ययन करेंगे, बड़े हो जाएंगे, आप लोग बच्चे हैं अभी, बड़े जब हो जाएंगे, आप अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये विभाजन किसी एक व्यक्ति की नीतियाँ नहीं थी। ये अलग अलग लोग जो थे मिलकर इन लोगों ने विभाजन की ओर लाकर इन्हें खड़ा किया था। विभाजन ऐसे ही नहीं हुआ था, विभाजन की ओर सब लाकर एक दूसरे को क्या कर रहे थे? खड़ा कर रहे थे। इस कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को अपनाना चाहते थे। इसी का तर्क देते हुए उन्होंने क्या किया? मुस्लिम लीग के लिए अलग सिद्धांत की क्या की उन्होंने मांग की। जब मुस्लिम लीग के लिए अलग सिद्धांतों की मांग की, उन्होंने अलग अलग चीज़ों की मांग की, तो अब देश को क्या करना पड़ा? एक घुटने टेकने पड़े। घुटने टेकने पड़े तो क्या हुआ कि कभी भी प्रधानमंत्री नेहरू जी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान, उन्होंने देखो, गांधी जी ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर नेहरू अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बनकर खुश है और देश का विभाजन नहीं हो रहा है तो एक काम करो, तुम प्रधानमंत्री उन्हें बनने दो। बट नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया, और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पर वो भी अमल चाहते थे, ऐसा मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है, मुझे सबका नहीं पता, मुझे पर्सनली लगता है। और भारत में विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक को बनाया गया। धर्म के आधार पर बहुसंख्यकों की ज़्यादा तादाद होने पर ही उसको आज़ादी का एक मेन कोटा बनाया गया, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनका विवरण निम्नलिखित है। पहली समस्या जो उत्पन्न हुई, मुसलमान जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान।
जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जो आज भारत के नक्शे में पाकिस्तान है, वो है ही पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बना हुआ है, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि अभी पूर्वी पाकिस्तान तीन राष्ट्र बनने पर मजबूर कर दिया। एक तो पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान में। जो आज पाकिस्तान है वो तो है ही, और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आज बांग्लादेश के रूप ले चुका है। इनके मध्य भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार रहा होगा। भारतीय देखो, मुसलमानों के आधार पर जनसंख्या का डिवाइड हुआ कि मुस्लिम जो थे वो मुस्लिमों की मांग जो है कांग्रेस कभी सुनेगी नहीं, इसलिए मुस्लिमों के लिए एक अलग प्रांत चाहिए जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान रखा। पाकिस्तान जब उसका नाम रखा तो भारतीय भूभाग के बड़ा विस्तार रहेगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर करके बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक चैप्टर में मैं आपकी आधी वीडियो, एक क्लासेस में आपकी आधी वीडियो खत्म कर दूँ, वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं वीडियो को विराम दूंगा थोड़ी देर के लिए, फिर आपके नए वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम देखें कि मुस्लिमों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान को 2 इलाकों में शामिल किया गया, एक था पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान। इसके मध्य भारत का बड़ा भूभाग का विस्तार रहा होगा। मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। जितना भी मुस्लिम का इलाका था, कोई भी इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। इनका मानना था, इन्होंने जिन्ना से यहाँ तक कि कह दिया था अब्दुल गफ्फार खान ने कि ये बताइए जिन्ना जी, आपको क्यों लगता है कि भारत में जो है मुसलमानों की हितैषी नहीं है? मैं खुद एक मुसलमान हूँ और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस मेरे लिए काम नहीं करती। बहुत सारी बातें आप निकल कर सामने आती हैं, लेकिन ये द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के आमादा थे, क्योंकि यहाँ पर तो इच्छा प्रधानमंत्री बनने की थी, इसीलिए द्विराष्ट्रीय सिद्धांत हुआ। ब्रिटिशों में इंडिया ने मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल, उनके हिस्सों में बहुसंख्य गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। मतलब जब ब्रिटिश इंडिया थी तो जो पाकिस्तान में जो पंजाब पड़ता है उसमें भी काफ़ी मुस्लिम रहते थे, और भारत में जो पंजाब पड़ता है इसमें भी काफ़ी मुस्लिम रहते थे, हिंदू रहते थे। तो इन लोगों को सबसे बड़ी ये मुसीबत आ गई कि जब 2 राष्ट्र सिद्धांत बन जाएगा तो हम किधर जाएंगे, हम किधर के निवासी कहलाएंगे, भारत के या पाकिस्तान के। शुरुआत में तो बात ये हुई कि भैया जो जहाँ रहना चाहता है वो रह सकता है, कोई से नहीं। लेकिन बीच में जब दंगे भर के तो इधर उधर भगाया जाने लगा, और इधर उधर जब भगाया जाने लगा तो जब धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर एक जिले से निचले स्तर प्रशासनिक हल के आधार पर बनाया कर किया गया था, धीरे धीरे क्या हुआ, विभाजन होने लगा। और विभाजन होने के बाद क्या हुआ, ये लोग अपने अपनी जगह जाने लगे। धर्म के आधार पर जो हुआ, उन्होंने बड़े असमंजस में थे, उनका क्या होगा, वह कल से पाकिस्तान के नागरिक होंगे या भारत के, बहुत सोचते थे। जितने भी अल्पसंख्यक थे उनका बहुत सोचते थे, और विभाजन उनके सामने यही समस्या लेकर आया। भारत में जो विभाजन की योजना यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों भाग में अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा। विस्थापन से पहले ही दोनों देश के बंटने वाले इलाके हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। विस्थापन हो कि ना हो, उससे पहले ही दोनों इलाकों में क्या हो गए, हिंदू और मुस्लिमों को लेकर दंगे बढ़ गए। पश्चिमी पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम लोगों को अपना घर बार, जमीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ के पूर्वी पंजाब और भारत आना पड़ा, और इसी प्रकार मुसलमान को पाकिस्तान जाना पड़ा। विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि भारत की संपदा का भी बंटवारा हो गया। विभाजन की भूमि में भारत का ही नहीं बंटवारा हुआ, भारत की संपदा का भी क्या हो गया, बंटवारा हो गया। आज़ादी और विभाजन के कारण भारत की विरासत के रूप में शरणार्थी और पुनर्वास की समस्या मिली। लोगों ने पुनर्वास के लिए बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप प्रदान किया। शरणार्थी और पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया। सबसे पहले एक पुनर्वास मंत्रालय बना, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल चीज़ें थी। इसने बहुत सारी समस्याएं दी लाकर, शरणार्थी संकट लाकर खड़ा कर दिया। लोग परेशान हो गए, किधर जाएं, किधर के नागरिक हैं हम, इन सब चीज़ों को लेकर लोग काफ़ी परेशान हो गए। तो वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। आपके सपोर्ट के कारण ही मैं यहाँ पर पहुँच पाया हूँ आज। ठीक है, आप सपोर्ट करते रहिए मुझे, मैं आपको ऐसी वीडियो बनाकर देता रहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।